हिंदी हमारी शान है, राष्ट्र की पहचान है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, माध्यम भी है। ये तो हमारा अभिमान है। नमस्कार, हिंदी के एक नए कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के गौरव और इसके उपयोगिता पर। और मज़े की बात यह है, आज मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है त्रिपुरा विश्वविद्यालय से डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर डॉक्टर मुनीन्द्र मिश्रा। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको स्वागत है दूरदर्शन त्रिपुरा आयोजित इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दूरदर्शन त्रिपुरा के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, मेरा नमस्कार। जी सर, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा का गौरव और इसके उपयोगिता पर। जी, जैसे कि सर हम जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है, और सर राजभाषा ये उपाधि जो है संविधान से मिला है। तो सर इस संविधान का मतलब ये राजभाषा का संबंध क्या है? जी, संविधान और राजभाषा का संबंध जो आप बात कर रही हैं, इस पर आने से पहले मैं हिंदी की यात्रा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हिंदी की यात्रा बड़ी रोचक है। ये शुरू होती है जब वेदों की यात्रा आरंभ हुई, वेदों का ज्ञान शुरू हुआ, तब एक भाषा थी छंदस। मतलब संस्कृत का जो परिष्कृत रूप था वो छंदस था। लेकिन हमेशा ये देखा जिसे राजसत्ता का प्रश्रय मिल जाता है वो साहित्य में और जो राजकाज की भाषा के रूप में रह जाती है और बाकी दूसरी भाषा आगे विकसित हो जाती है। तो छंदस के समय संस्कृत सामान्य जन की भाषा थी, वो विकसित हुई और उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत साहित्य के रूप में जब स्थापित हो गई तो पाली भाषा जो उस समय के जन सामान्य की भाषा थी वो विकसित हुई, वो जन सामान्य की भाषा। और पाली को भी सरकारों का उस समय के राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो पाली की जगह में धीरे धीरे प्राकृत भाषा आई और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हम जब देखते हैं कि भारत में जो मुस्लिम शासकों का काल आया उस समय कुछ भाषाएं विशेष रूप से विकसित हुई, जिसमें अवधी थी और ब्रज थी। और भारत का जो पूरा साहित्य है इन्हीं अवधी और ब्रज भाषा में विकसित हुआ। हम सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, जायसी, इन सब को देखते हैं, ये अवधी और ब्रज के महान कवि हैं। महान कवियों से ही ये भाषा आगे विकसित हुई। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की प्रमुख यात्रा आरंभ होती है जब हिंदी खड़ी बोली हिंदी के रूप में एक मान्य भाषा के रूप में हुई। अन्यथा अगर खड़ी बोली को बोलें तो खड़ी बोली मुख्य रूप से मेरठ या उसके आसपास की एक तात्कालिक बोली थी जो भाषा के रूप में हमारे साहित्यकारों ने स्वीकार किया। और 19वीं सदी के आरंभ में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज़ों ने की, जहाँ पे ये किया कि जन जन की को कैसे जन तक पहुँचा जाए, लोगों तक पहुँचा जाए। अंग्रेज़ों को भारतीयों पे शासन करना था, तो भारतीयों को जानना और भारतीयों की भाषाओं को जानना जरूरी था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने कुछ अध्यापक रखे जो हिंदी के बारे में, हिंदी के विकास के बारे में काम कर रहे थे, जिसमें इंसाअल्लाह खां, सदा सुख लाल और अन्य जो लेखक थे वो लोग थे। और उन लोगों ने कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ और रचनाएं की और उससे हिंदी की एक विकास यात्रा आरंभ हुई। लेकिन प्रमुख विकास यात्रा आरंभ होती है जब हिंदी में लेखन आरंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, और उनके साथ साथ उन्होंने एक पूरी की पूरी परिपाटी तैयार की और उसमें बहुत सारे अन्य जो लेखक थे वो भी आए। बाल मुकुंद गुप्त थे, अन्य किशोरी लाल जी थे, अन्य भी लेखक आए और उन्होंने हिंदी को एक स्वरूप दिया। और उस स्वरूप को जो सही रूप दिया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1900 में सरस्वती के संपादक बने। और उन्होंने जो 15 साल हिंदी को एक दिए, 15-20 साल, उस संपादकत्व में उनके हिंदी को एक भाषा का रूप मिला, खास करके खड़ी बोली हिंदी को भाषा का रूप मिला। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल थे और उसके बाद तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी और हमारे हिंदी का साहित्य समृद्ध हुआ। हाँ, अब जो आपका प्रमुख प्रश्न है कि संविधान में हिंदी, निश्चित रूप से एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ पे हर बोलते हैं 4 कोस में बोली बदल जाती है। और हम कहीं भी देख लें, हम इस जिस प्रांत में है त्रिपुरा, वहाँ पर देखें तो जनजाति समाज की 19 भाषाएं और बोलियाँ हैं।
उसके अलावा हिंदी बोलने वाले हैं, बंगला बहुभाषी यहाँ पे है ही हैं, और अन्य भाषा भाषी भी हैं। तो सोचिए कि ऐसे स्थान पे एक भाषा को राजभाषा का दर्जा देना बहुत कठिन था, और इस प्रश्न पर बहुत लंबी चर्चा हुई, और बहुत बड़ा वर्ग था वो तैयार था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, उस आज़ादी के आंदोलन में अपने आप में हिंदी प्रमुख रूप से एक भाषा के रूप में विकसित हुई और एक वाहक के रूप में विकसित हुई। मैं केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की बात नहीं कहता, आप अगर आज़ाद हिंद फौज के जो पूरी उसकी यात्रा देखिए, उसका विकास देखिए, उसमें हिंदी एक प्रमुख रूप में विकसित हुई थी। जब नेताजी बोलते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहाँ पे वो हिंदी दिखती है। जब वो कदम कदम बढ़ाए जो आज़ाद हिंद फौज का गीत था जो सिंगापुर में गाया गया, वहाँ पे हिंदी दिखती है। तो वो हिंदी एक ऐसे रूप में आ गई थी जो देश को जोड़ने का काम कर रही थी, और उसी को राजभाषा बनाने की बात हुई। लेकिन निश्चित रूप से जब बहुभाषी देश हो, सबकी भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है। सब में एक भय सा भी था कि कहीं हिंदी के कारण हमारी भाषा न चली जाए, हमारी भाषा का महत्व न खत्म हो जाए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा एक जब इसकी चर्चा हुई, इसकी चर्चा 12 सितंबर से आरंभ हुई थी, 12, 13 और 14 सितंबर तक चर्चा चली। 14 सितंबर को रात को ये चर्चा समाप्त हुई भाषा के रूप में। तो उस समय निर्णय हुआ कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी, और साथ में अंकों के बारे में भी बता दिया गया कि भारत के जो अंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत जो अंक हैं वही अंक रहेंगे। और इसके बारे में संविधान में जो 343 से लेकर 351 तक हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में पूरी चर्चा की गई, और बताया गया कि हिंदी किस किस रूपों में कार्य करेगी। और विशेष रूप से जो धारा 351 है संविधान में, वो हिंदी के लिए बहुत ही एक जिसको बोलते हैं मार्गदर्शक रूप में रही, जिसमें कहा गया हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति की प्रतीक होगी। सामासिक संस्कृति मतलब जितना भी समाज है, जितनी भी भाषा है, जितने भी प्रदेश हैं, उन सब के शब्दों को अपने में लेकर, अपने में समाहित करके हिंदी का विकास किया जाएगा, और हिंदी को प्रचार प्रसार इस रूप में किया जाएगा कि हिंदी सबकी अपनी भाषा के रूप में विकसित हो और सबकी अपनी भाषा के रूप में स्थापित हो। तो संविधान में इस रूप में हिंदी आई, और हिंदी 14 सितंबर 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी। और जब 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान स्वीकृत हुआ, तो उसके साथ साथ हिंदी भी राजभाषा के रूप में आई। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूँगा, भारत की स्थिति, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता था, चूँकि हमारे शासक थे अंग्रेज, और जो शासक होते हैं उनकी ही भाषा कामकाज में आती है। तो वो कामकाज में वो भाषा चल रही थी, और भारत बहुभाषी देश था, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं थी। तो एक भाषा कामकाज में दिखा करती थी, वो अंग्रेजी थी। तो हिंदी के को प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित कर ये कहा गया कि अगले 15 सालों तक हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में काम करेगी, और उसके साथ साथ अंग्रेजी भी काम करती रहेगी राजभाषा के रूप में। लेकिन ये भी कहा गया था कि 15 साल बाद अंग्रेजी इस रूप में विलुप्त हो जाएगी जैसे वो थी ही नहीं। लेकिन स्थितियां हैं, भारत में राजनीतिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, उन स्थितियों में कुछ समस्याएं आती हैं। और 1965 में जब भारत की राजभाषा पूर्ण रूप में हिंदी बननी थी, उस समय किसी प्रांत में भाषाई एक आंदोलन आरंभ हुआ, और सरकार ने ये निर्णय किया कि ये 10 साल तक ये जो राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी भी चलती रहेगी, और उसको 10 साल करके उसको अवसर दिया जाएगा। और जब सब राज्य कह देंगे कि नहीं हिंदी अब हम स्वीकार करेंगे, उसके बाद पूर्ण रूप में हिंदी भारत की राजभाषा हो जाएगी। और जैसे सर मैं जानना चाहूँगी आपसे, एक समय था जब हिंदी को, पहले जो समय था
तब तो राजभाषा का मर्यादा नहीं मिला था उसे, तो उस टाइम और इस टाइम का मतलब क्या अंतर है? जी, आपने जो बोला कि राजभाषा बेसिकली होता क्या है? राजभाषा होती है सत्ता में कामकाज की भाषा। जी बिल्कुल। और हिंदी राजभाषा ही नहीं है। हिंदी राजभाषा के रूप में केवल केंद्रीय कार्यालयों या कुछ प्रांतों की राजभाषा नहीं है, हिंदी जन जन की भाषा है। और अगर आप उस 1949 में हिंदी राजभाषा बनी और उसके बाद से आज तक की स्थिति देखें तो हिंदी ने अपनी बहुत लंबी यात्रा तय की है। आज हिंदी शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां हिंदी स्वीकार ना हो। आप कुछ साल पहले तक अगर तमिलनाडु जाते तो शायद आपको हिंदी को लेके थोड़ा दुराव मिलता, लेकिन आज तमिलनाडु में मतलब सच कहें तो भारत की संस्कृति को झलकाने वाली अगर रूप देखना है तो फिल्में दिखती हैं। तो तमिलनाडु के फिल्मों में गीत जो हैं वो हिंदी शब्दावलियों के साथ बन रहे हैं। मैंने एक कुछ समय पहले एक तमिल फिल्म देखी थी, सूर्या उसके हीरो थे, और उस फिल्म के एक गीत में जो वर्डिंग्स थी 1 2 3 4 और ऐसा जो वो था वो पूरी हिंदी की वर्डिंग थी। और ऐसा ही उसमें आप देखिए प्रचार प्रसार में मद्रास में हिंदी के पोस्टर आजकल नज़र आते हैं। जी सर, हिंदी के बैनर आजकल नज़र आते हैं। तो ये हिंदी का विकास है उस तमिलनाडु में जहाँ पे हिंदी का सबसे अधिक विरोध रहा। और हम पूर्वोत्तर में देखें तो पूर्वोत्तर में तो 200 भाषाएं हैं। उन 200 भाषाओं में लोग एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। उन भाषाओं को अगर उन भाषा भाषियों को एक दूसरे से मिलना होता है, संपर्क करना होता है, तो कोई एक ऐसी भाषा चाहिए जो सबको स्वीकार हो, सबके साथ संपर्क करा सके। तो ऐसी भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हुई है। और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में तो हिंदी का स्थापन इतना मजबूती से रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो आज अरुणाचल प्रदेश में लगभग 105 बोलियां हैं, भाषा और बोलियां हैं। उन 105 बोलियों भाषाओं के बीच में, और आप बड़ा एक अरुणाचल की विशेषता देखेंगे, एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ सामने में है। वो दोनों पहाड़ ऊपर से अगर देखिए तो शायद हो सकता है 2-3 किलोमीटर की दूरी हो, हवाई दूरी हो। नीचे से जाने में वो 20 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन उस पहाड़ वाले इस पहाड़ वाले की भाषा नहीं जानते, लेकिन वो दोनों हिंदी जानते हैं। और हिंदी उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब सहयोग कर रही है आपसी संपर्क के। बिल्कुल जी सर, तो हिंदी का जो यात्रा था वहाँ से शुरू होने तक हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है ना? जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। हिंदी का साहित्य से क्या संबंध है, थोड़ा बताइए। देखिए हिंदी के साहित्य की जहाँ तक बात है तो मैंने चर्चा की कि हिंदी का साहित्य वस्तुतः कई भाषाओं का साहित्य है, कई बोलियों का साहित्य है। आज हम ब्रज को देखें या अवधी को देखें या राजस्थानी देखें या हरियाणवी देखें, इन सब की आप मैथिल देखें, क्योंकि इन सब में भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए। रामचरितमानस भारत का या दुनिया का सर्वाधिक ग्राह्य ग्रंथ है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा थीसिस लिखी गई हैं रामचरितमानस में। और राम कथा से बड़ी कथा शायद ही दुनिया में कोई हो जो स्वीकृत हो। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखा गया। सूरदास के जितने पद हैं वो बोलते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। तो ये सूरदास सूर्य के समान है, तुलसी चंद्रमा के समान। ये दोनों कवि जो थे वो ब्रज और अवधि के कवि थे। जायसी उस समय की पद्मावत की रचना होती है। एक सूफी संत थे, सूफी संत वो पद्मावत की रचना करते हैं, हिंदी में करते हैं। हिंदी मतलब उस समय की अवधि में करते हैं। और उसके बाद भारतेंदु युग के बाद तो एक जिसको बोलते हैं धारा ही चल पड़ी, जो कि प्योर जिसको आज की हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी की धारा चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुई और उसके बाद पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा ये प्रमुख रूप से उभर के आए और बहुत बड़ा नाम हुआ। हम बहुत सारे और नामों को देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को देखते हैं। और आज के युग में भी बहुत सारे कवि लेखक हम लोग के सामने हैं जिनको हम देख रहे हैं कि हिंदी की साहित्य यात्रा में इनका योगदान अप्रतिम है। बिल्कुल। सर हिंदी साहित्य में नारियों का क्या कोई योगदान है? नारियों का हिंदी साहित्य भर में नहीं, सच कहा जाए तो हिंदी में योगदान नारियों का बहुत विशेष रहा है। खास करके मैं एक बात बताना चाहूँगा, पुराना समय था, अंग्रेजों के समय की ही एक रोचक बात बताना चाहूँगा
कि उस समय प्राय औरतों तक शिक्षा पहुंचती नहीं थी। बहुत कम ही औरतों को अवसर मिलता था कि वो शिक्षा पाएं या पढ़ाई करें। शिक्षा का स्तर औरतों के लिए बहुत कम था। फिर भी उनको दो चीज़ों के लिए उनको पढ़ाई जरूरी दिखती थी। एक तो उत्तर भारत में अगर कहा जाए तो रामचरितमानस का पाठ करने के लिए, रामायण पाठ करने के लिए उनको लिखना पढ़ना जानना जरूरी होता था। और दूसरा, सभी के पति अलग अलग जगहों में नौकरी करते थे और नौकरी करके उनको अगर कुछ सूचना देनी हो, ना आज जैसा मोबाइल था, ना आज जैसा मेल था, ना आज जैसा कंप्यूटर था, इवन पत्र भी पहुंचते थे तो आज के लिखे पत्र कई बार महीने भर बाद, 2 महीने बाद पहुंचते थे। तो वहाँ एक साधन होता था कि अपने पति द्वारा लिखा हुआ पत्र पढ़ने के लिए पत्नियाँ जो थी वो हिंदी सीखती थी और हिंदी सीख के उन्होंने हिंदी को जाना उन महिलाओं ने, और उन महिलाओं ने ही हिंदी को सच कहा जाए तो विकसित रूप दिया। और जब आप साहित्य की बात कहती हैं तो मैंने बताया कि महादेवी वर्मा का जब नाम आता है तो वो बड़ा विशिष्ट होता है। एक सच कहूँ तो एक पहला जो हिंदी की कहानी कही जाती है वो बंग महिला दुलाई वाली करके था। वो बंग महिला के नाम से किसी ने लिखा था, एक महिला ने लिखी थी पहली कहानी हिंदी की। तो महिलाओं का योगदान कहीं भी कम नहीं रहा। आज भी आप देखिए, चित्रा मुद्गल हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, और भी बहुत सारी, ममता कालिया हैं, उनके बहुत सारी रचनाएं हम सबके सामने आ रही हैं। और महिलाओं का, और एक और बात, जहाँ तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को हम ले लें, त्रिपुरा को ले लें, तो एक विशेष स्थिति रही है कि पूर्वोत्तर से पढ़ने के लिए जो जनजाति समाज की लड़कियां थी वो वनस्थली विद्यापीठ में गई। मतलब त्रिपुरा की तो गई ही गई, पूर्वोत्तर के हर प्रांतों से, और वो वहाँ से जो सीख कर आई, जो भाषा सीख कर आई, वो थी हिंदी। उन्होंने और भी पढ़ाई की और भी सब कुछ किया, लेकिन वो हिंदी की वाहिका के रूप में आई। और हर प्रांत में आपको, जैसे त्रिपुरा में है मिलन रानी जमातिया साहित्यकार के रूप में अभी स्थापित हैं, लिली देव वर्मा हैं, वीणा देव वर्मा हैं, तो ये लोग वहीं से सीख के, वहीं से पढ़ के आई, यहाँ पर हिंदी के प्राध्यापक के रूप में स्थापित हुई, हिंदी में लिखा, हिंदी में किताबें लिखी। और जैसे अभी सुधन देव वर्मा की किताब हाचुक खुरियो थी, उसका मिलन रानी जमातिया जी ने कुछ दिन पहले अनुवाद किया। तो मतलब कॉकबरक में लिखी हुई चीज़ हिंदी में आपको मिली। इसके अलावा तितास, जो मल्ल वर्मन जी की किताब है, अद्वैत मल्ल वर्मन जी की किताब, उसको चंद्रकला पांडे और जय कौशल जी ने अनुदित किया और वो पहुंचाया। और इसके अलावा केवल त्रिपुरा में नहीं, आप जाइए अरुणाचल प्रदेश में जाइए तो वहाँ से आई हुई जो महिलाएं थी उन्होंने हिंदी को स्थापित किया, जिसमें बिनी यांगा थी, नानी दाई थी, और जो राम मानिया थी, और भी बहुत सारी महिलाएं थी। फिल्में का मारबियांग यहाँ हैं, क्या बोलते हैं, शिलोंग में है, वो वहीं से आई, उन्होंने हिंदी को वहाँ बढ़ाया। मिजोरम में भी आप देखेंगी तो मिजोरम में भी हिंदी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी महिलाएं आगे आई। और सच कहा जाए तो पूर्वोत्तर में तो हिंदी को जो स्थापित किया है वो महिलाओं ने स्थापित किया। और एक चीज़ बताऊं, जिस चीज़ का को आगे बढ़ाने का महिलाएं ठान लें उसको फिर कोई नहीं रोक पाता। और आज आप देखिए हिंदी पूर्वोत्तर में लगभग हर जगह है। और त्रिपुरा की जहाँ तक बात हो, त्रिपुरा में तो हिंदी ऐसी है कि मानो हिंदी तर जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सर जी। सर, ये जो सरकारी ऑफिस है तो ऑफिस में ज़्यादातर इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है, लेकिन हिंदी के प्रसार के लिए क्या लगता है आपको, मतलब ये सरकारी दफ्तरों में क्या है इसका? देखिए, जो आपने बताया सरकारी कार्यालयों में, जहाँ तक केंद्र सरकार के कार्यालयों की बात है तो उनके लिए एक जिसको बोलते हैं हिंदी में काम करना आवश्यक है। और आप कहीं भी जाएंगी और आप अगर रोड में भी चल रही हैं, अगर आपको एक चीज़ लिखा हुआ दिख गया कि ऊपर हिंदी में नाम लिखा है या ऊपर बंगला में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है, तो आप समझ जाते हो ये केंद्र सरकार का कार्यालय है। क्योंकि वहाँ पे बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल या द्विभाषी या त्रिभाषी रूप में भाषा दिखती है। और केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी को आपको प्रयोग करना ही करना है।
उसके लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की चलती हैं, कुछ प्रोत्साहन योजना है, कुछ प्रशिक्षण योजना है, और केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रवीण, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और अब नई पारंगत, ये 4 परीक्षाएं होती हैं जो हिंदी सिखाने के लिए होती हैं। अच्छा। जिसमें जो लोग कभी भी पढ़े नहीं रहते उनके लिए प्रबोध की है, और जो कुछ जानते रहते हैं, हिंदी प्राइमरी में पढ़े हुए हैं और हिंदी तरभाषी हैं, उनके लिए प्रवीण है। और ऐसे ही जो प्रवीण पास कर लेते हैं या 10वीं तक हिंदी पढ़े रहते हैं, उनके लिए फिर प्राज्ञ की परीक्षा होती है। और आजकल सभी के लिए ऑफिशियल कामकाज के लिए पारंगत की परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना आयोजित करती है। उसके अलावा पूरे 9 जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय हैं वो हिंदी की मॉनिटरिंग करते हैं, हिंदी के बारे में देखभाल करते हैं कि हिंदी सही ढंग से कार्यान्वित हो रही है कि नहीं हो रही है। और पूरे भारत में ही हिंदी को स्थापित करने के लिए राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। पहले राजभाषा विभाग जो था वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि सभी कार्यालयों को जोड़ने के लिए वो शिक्षा विभाग से कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत अगर रहे तो वो काम करेगा। तो इसलिए 1955 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस राजभाषा विभाग को ले आया गया, और वो राजभाषा विभाग पूरे भारत में हिंदी की स्थिति देखता है। और आप देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों से राजभाषा सम्मेलन होते हैं, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन प्रत्येक वर्ष में 14 सितंबर को होते हैं। पिछले वर्ष दिल्ली में हुआ, उसके पहले पुणे में हुआ, उसके पहले गुजरात सूरत में हुआ, उसके पहले वाराणसी में हुआ। और इन सब सम्मेलनों में हिंदी का जो विस्तृत स्वरूप है विभिन्न कार्यालयों में वो नज़र आता है। एक हिंदी बोलने वाले, हिंदी में काम करने वाले लोगों का महासागर वहाँ पर देखने को मिलता है। तो हिंदी आज देश में अपने आप में स्थापित हो चुकी है, और कार्यालयों में तो बहुत ही तेज़ी से स्थापित हो चुकी है। लोग लिखने भी लगे हैं। बोलने का काम तो बहुत पहले से हिंदी में चल रहा था, लेकिन अब लिखने भी लगे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से लिख भी रहे हैं। तो हिंदी राजभाषा के रूप में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है। सर, पूर्वोत्तर का बहुत ही मतलब छोटा सा प्यारा सा राज्य है हमारा त्रिपुरा, तो आपको क्या लगता है यहाँ का जो त्रिपुरा वासी जो है वह मतलब उन लोगों का हिंदी से संपर्क कैसा है? बहुत सहज से बोल पाते हैं क्या वो लोग? जी जी जी, आपने ये जो प्रश्न किया, सच कहूँ तो ये प्रश्न विशेष रूप से बहुत महत्व रखता है। मैं 2011 में त्रिपुरा में आया और 2011 से आज 2025 में हूँ, और इस 15 सालों में मैं त्रिपुरा में हिंदी की जो बदलती स्थिति को देखा है। और सच कहूँ तो त्रिपुरा में रह के एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता यहाँ हिंदी क्षेत्र है और हिंदी नहीं है। हाँ। और यहाँ यद्यपि त्रिपुरा का बताया ना कि त्रिपुरा में लगभग 67% बांग्ला भाषी लोग हैं, 26 से 30% के आसपास 26% कोकबरक बोलने वाले हैं, और 1% मौक बोलने वाले हैं, ऐसे ही 1% चकमा बोलने वाले हैं, और कुछ और अन्य भाषाभाषी लोग हैं। इस प्रकार यहाँ की जो भाषाई संरचना है त्रिपुरा की वो है। और इन सब भाषाई संरचना के बीच में हिंदी अपने आप ही धीरे धीरे देखते देखते संपर्क की भाषा के रूप में विकसित हो गई। त्रिपुरा में कैसे विकसित हुई ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि त्रिपुरा में व्यापारी वर्ग जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है, और बाजार की भाषा के रूप में हिंदी पूरी भारत में स्थापित है, और त्रिपुरा में तो विशेष रूप से बहुत अच्छे से स्थापित है। व्यापारी बाहर संपर्क करने जाते हैं तो उनको एक ऐसी भाषा चाहिए होती है कि क्योंकि आपका बाजार अगर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से बाहर कहीं का भी हो तो आपको एक ऐसी भाषा चाहिए जो वो भी समझ ले और आप भी समझ लो। तो पूरे भारत में लगभग हो सकता है कुछ क्षेत्रों में शायद कुछ कम हो, लेकिन अब आज की स्थिति में आप अगर बंगलोर चले जाइए तो बंगलोर में भी हिंदी मिलेगी, आप हैदराबाद चले जाइए तो हैदराबाद में भी हिंदी मिलेगी, और उसी ढंग से आप व्यापार का काम हैदराबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर या गुजरात में सूरत, अहमदाबाद से कर सकते हैं। तो व्यापारी जो थे वो बाहर के व्यापारी यहाँ आते थे, वो सबसे बात करते थे, या बाहर के लोग आते थे, दुकान में जाते थे, तो कोई अगर तमिल भी आ रहा है तो उसको अगर सामान मांगना है तो वो शायद उसके लिए बंगला कठिन हो, लेकिन हिंदी उसके लिए सहज होता है। और बंगला की एक बड़ी जो एक हिंदी और बंगला के बीच में बहनापा है वो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी और बंगला दोनों एक ही भाषा परिवार की हैं,
और दोनों की लिपि भी वही अर्धमागधी लिपि से ही निकली, बांग्ला और देवनागरी है। और एक ही इंडो आर्यन जो भाषा है उस भाषा परिवार के आने के कारण से सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से बांग्ला में आए, संस्कृत से हिंदी में आए। यद्यपि थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जब हम शेष बोलते हैं तो बांग्ला में शेष बोले तो माने समाप्त हो गया, जब हिंदी में शेष बोले मतलब बचा हुआ है। तो ये कई बार प्रयोग के कारण वो थोड़ा सा अंतर भाषाई आता है, लेकिन शब्द लगभग वही है। जो संस्कृत से आए अपना रूप लिए बांग्ला में चले गए, अपना रूप लिए हिंदी में चले गए। तो त्रिपुरा में, और दूसरा त्रिपुरा के छात्र जो हैं, त्रिपुरा बहुत छोटा सा 10,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। और मतलब स्थिति ये है कि 10,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 67% क्षेत्र तो पहाड़ी है, वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या रहती है। केवल जो 23% क्षेत्र है उसी में पूरी जनसंख्या का कंसंट्रेशन है। और वहाँ पे लगभग 50 लाख लोग, या पहले 41 लाख के आसपास थे, अब मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और ये 50 लाख लोग पूरे भारत में जब जाते हैं तो त्रिपुरा के लोगों के लिए एक विशेष बात होती है कि ये हिंदी जानते रहते हैं, तो इनके लिए भारत में कहीं भी स्थापित होना बहुत सरल होता है। और ये कहीं भी जाके अगर पढ़ाई बाहर करके आते हैं तो वो हिंदी सीख के आते हैं, वो यहाँ पे फैलाते हैं। और यहाँ से बाहर जाते हैं तो सहजता से हिंदी अपने आप ग्राह्य कर लेते हैं और बाहर में वो करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स बहुत रही है। बांग्लादेश बॉर्डर है तो बीएसएफ रही है, बहुत समय तक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र रहा है, इसलिए सीआरपीएफ और अन्य रहे हैं। और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं इन सब की एक विशेषता रही है कि यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा स्वीकृत भाषा है। वो चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, कोई भी हो, या असमीज हो, बंगाली हो, अगर पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी कर रहा है तो सहज भाव से ही हिंदी बोलता है, हिंदी यहाँ तक कि लिखता है। और सच कहें तो उनके तन मन और जीवन की भाषा हिंदी हो जाती है। तो पूरे त्रिपुरा में ये जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग रहे, आर्मी के लोग रहे, इन लोगों से संपर्क के लिए यहाँ के लोगों ने हिंदी का प्रयोग किया और उन लोगों ने हिंदी को यहाँ के लोगों तक पहुँचाया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय में का भी एक बहुत विशेष योगदान रहा। यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट 2007 से है और साथ में 4 कॉलेजेस में हिंदी विभाग है जहाँ से हिंदी पढ़ के आते हैं यहाँ पे विशेष रूप से त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, और वो हिंदी को सब लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं। और अब आज की स्थिति तो सच कहें तो आप त्रिपुरा विश्वविद्यालय जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, छात्र छात्राएं आपस में बात करते हिंदी में ही दिखेंगे। बांग्ला और हिंदी में हम ये अंतर करें कि बांग्ला अलग है हिंदी अलग, ऐसा नहीं है, दोनों बहनें हैं। अब हिंदी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई है, बांग्ला अपने आप में बहुत ही समृद्ध भाषा है, बहुत ही उसका एक अलग ही स्तर है। और बांग्ला का साहित्य तो अपने आप में भारत में हम जानते हैं कि बांग्ला साहित्य बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। नोबेल प्राइज़ बांग्ला साहित्य से को मिला है। और उसके बाद अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों को देखें, उनकी कोई बराबरी भारत में ऐसी भावनात्मक उपन्यासों की मिलती नहीं। तो बांग्ला साहित्य इतना उच्च कोटि का रहा है, लेकिन उसका कभी भी ऐसा नहीं रहा कि बांग्ला साहित्य, और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बेसिकली जन्मे कहाँ थे, हिंदी क्षेत्र में जन्मे थे, भागलपुर में जन्मे थे, और उनका विकास वो उसी भागलपुर क्षेत्र में हुआ। और वो म्यांमार गए तो म्यांमार में वो हिंदी के साथ ही उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो त्रिपुरा में जब हम बात करते हैं तो हिंदी धीरे धीरे लोगों की जन जन की भाषा हुई है। और एक और चीज़ बताऊंगा, हिंदी को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा एक कारक बना है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी है। आप चाहे कुछ भी करिए, डेली अब तो समाचारों का बहुत सारा आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है, लेकिन आज से अगर 10-15 साल पहले बात करें तो समाचार मतलब दूरदर्शन का समाचार, दूरदर्शन न्यूज़।
उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। आकाशवाणी का 9 बजे रात का न्यूज़, सवेरे का 8 बजे का न्यूज़, हर कोई कहीं भी रोड में, सड़क में, कहीं भी हो, वो न्यूज़ आपको, पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, वो न्यूज़ चलता हुआ मिलता था। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन के जो कार्यक्रम थे, और आपको याद होगा, शायद आप बहुत छोटी रही होंगी, या शायद उस समय 88 में हुई थी कि नहीं बता सकता, लेकिन उस समय रामायण सीरियल आता था, और रामायण की दीवानगी दूरदर्शन में आता था। और सच कहें तो दूरदर्शन में कोई पूरा गांव इकट्ठा होता था, और उस रामायण सीरियल को देखने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा, उस महाभारत सीरियल को देखने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा। तो वो रामायण और महाभारत, और उसके अलावा एक क्रिकेट की कमेंट्री, जब क्रिकेट की कमेंट्री होती थी, सुशील दोषी, मुरली मनोहर मंजुल दूरदर्शन और आकाशवाणी से जब वो कमेंट्री करते थे, वो प्रवाह, आज आप टीवी में कमेंट्री दिखते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट के रूप में वो खिलाड़ी मिलते हैं, लेकिन जो आकाशवाणी की कमेंट्री उस समय सुशील दोषी, मुरली मनोहर मंजुल, नरोत्तम पुरी और अन्य, रवि चतुर्वेदी, ये सब करते थे, उसकी कोई बराबरी आज आप पा ही नहीं सकते। आप उस समय दूरदर्शन भी जब नहीं था, तब आकाशवाणी में जो कमेंट्री चलती थी, उससे आपको ये लगता था कि आप मानो क्रिकेट को अपने आंखों से देख रहे हैं, सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं, ऐसी कमेंट्री हुआ करती थी। वो सब लोगों को स्पर्श करती थी, और उसको उस समय भी सन 80 के आसपास, 85 के आसपास आकाशवाणी की कमेंट्री हिंदी में त्रिपुरा में भी सुनते थे, बंगाल में भी सुनते थे, असम में भी सुनते थे। ये पूरे सभी प्रांतों में हिंदी को पूरी तरह से स्थापित करने में इन जो समाचार माध्यम थे, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में आप वीडियो देखिए, यूट्यूब के, तो अब तो बहुत ज़्यादा हिंदी के आपको रील्स दिखेंगे, और उसको रील्स को खूब आराम से, खूब आनंद से त्रिपुरा वाले बच्चे तैयार कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अपने रील तैयार कर रहे हैं हिंदी में, और उसको प्रसारित कर रहे हैं, और सच कहें तो आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रहे हैं, उससे उनको लाभ भी मिल रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। और एक और जो मैं बात इस हिंदी के विकास में कहना चाहूँगा कि त्रिपुरा में जब हिंदी की बात होती है, तो यहाँ के राजनेताओं का एक अलग से, मैं वो बताऊँगा, 2018-19 के बाद चुनाव प्रचार के लिए बहुत पूरे भारत के लोग यहाँ पे आए। अब भारत में किसी भी प्रांत से आए, चाहे मतलब इवन कर्नाटक से और यहाँ से आंध्र प्रदेश से आए, लेकिन अगर यहाँ आएंगे तो उनके लिए कोई एक ऐसी भाषा होगी जिसको निवेदिता समझ सके, हैं, जिसको मैं समझ सकूं, नहीं, निवेदिता समझ सके, और यहाँ के गांव के लोग समझ सकें। तो वो भाषा के रूप में हिंदी थी, और बहुत सारे कार्यकर्ता गांव-गांव में पहुँचे थे, और गांव-गांव में हिंदी भाषी क्षेत्रों के भी कार्यकर्ता आए थे, बंगाल से भी कार्यकर्ता आए थे, अन्य क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता आए थे। तो बंगाल का कार्यकर्ता अगर मतलब जनजाति क्षेत्र में जा रहा था, तो वहाँ पर वो हिंदी बोल रहा था, हैं। तमिलनाडु का कार्यकर्ता भी अगर कोई आया तो वो भी हिंदी बोल रहा था। तो वो जन जन के बीच में हिंदी स्थापित हुई, और हम तो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदी के सबसे बड़े जिसको बोलते हैं प्रचारक, वाहक के रूप में हम सबके बीच में आए हैं, और वो त्रिपुरा में जितनी बार आए हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो उनकी हिंदी के बड़े, जिसको बोलते हैं, बड़े दीवाने रहे हैं यहाँ के लोग, और वो उसी हिंदी को माध्यम बना के लोगों से चर्चा की, लोगों से बात की। हिंदी ने हम सबको जुड़ के रखा है, पूरे हिंदुस्तान को जुड़ के रखा है। तो जैसे कि दर्शकों, हम बात कर रहे थे आज हिंदी भाषा के गौरव और इसके उपयोगिता पर। आप सब जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी बहुत सी प्यारी भाषाओं में से एक भाषा है जो हम सब ने अपनाए हैं, और बहुत इजीली हमने इसे एक्सेप्ट किया है। पूरे हिंदुस्तान में आज इस भाषा का प्रचार है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर मिलते हैं हिंदी के एक और नई कार्यक्रम को लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।